नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम है आज के सेशन में आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अनुराग सर और हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन जो हमारे समाज में बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है, लाइन है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह तुम्हारा है, इस तरह की बातें तुच्छ और छोटी सोच वाले व्यक्ति करते हैं। बड़े और उदार चरित्र वाले व्यक्ति तो इस पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक किस मुद्दे पर है? तो सबसे पहले तो हम लोग यही बात देखते हैं, ये टॉपिक हमारा क्या है। तो आप देख रहे हैं गांधी जी का भारत आगमन और चंपारण सत्याग्रह। हम सभी जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण घटना को गांधी जी एक लंबा समय बिताकर दक्षिण अफ्रीका में बिताकर भारत आए हैं। और वो डेट कौन सी है जब गांधी जी यहां आए हुए हैं, भारत आगमन उनका हो रहा है? तो आप जानते हैं कि 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 का यह समय है जब गांधी जी भारत आगमन हो रहा है उनका। वो महाराष्ट्र का मुंबई तट पर उनका उतरना हो रहा है और वहां पर आने के पहले तक गांधी जी के द्वारा किए गए तमाम कार्यों के कारण उनका नाम भारतीय नेताओं में और सामान्य जनता में भी काफी ज्यादा प्रचलित हो चुका था। और गांधी जी के भारत आगमन की इस डेट को याद रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस की भी शुरुआत की थी। तो ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप देखें, भारत आगमन गांधी जी का हो चुका है। गांधी जी अपने गुरु से मिले, गोखले जी से मिले। गोखले आप जानते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। और गोखले जी से मिलने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि अब मेरी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो गोखले जी ने उन्हें कहा कि भारत के विषय में यदि काम करना है, भारत में यदि काम करना है, भारत के लोगों के लिए यदि काम करना है, तो सबसे पहले आपको भारत को जानना होगा। तो मेरी राय है, यानी गोखले जी ने कहा, मेरी राय है कि पहले 1 साल कम से कम आप पूरे भारत का भ्रमण करें, भारत को देखें, समझें और जानें। इसके बाद ही भारत के बारे में कुछ काम करने के बारे में सोचें। तो गांधी जी ने इस बात को बहुत ही सीरियस लिया और उन्होंने अगले 1 सालों तक, यानी 15 में आए और पूरा 15 से 16 तक का उस समय भारत के भ्रमण में लगाया। भारत के एक एक जगहों को ट्रेन से, पैदल, जैसे भी हो सकता था उन्होंने एक्सप्लोर किया, देखा, समझा भारतीयों को। और फिर इसी बीच आप जानते हैं कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। और अमूमन जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ करते हैं दोस्तों, वो कब होते थे? दिसंबर लास्ट में, यानी 28 दिसंबर के आसपास हुआ करते थे। तो लखनऊ में भी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 28 दिसंबर 1916 को। कब चल रहा था? 28 दिसंबर 1916 का ये समय है जब लखनऊ में अधिवेशन चल रहा है। और लखनऊ के इस अधिवेशन में गांधी जी भी उपस्थित हैं। ठीक, गांधी जी उपस्थित हैं, अन्य सभी नेता उपस्थित हैं। तो एक व्यक्ति बिहार के हैं और उन व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो महान व्यक्ति जिसने गांधी जी को इन समस्याओं से अवगत कराया कि चंपारण में क्या चल रहा है, चंपारण के किसानों की स्थिति इतनी बद से बदतर कैसे है, उसको गांधी जी को अवगत कराने वाले वो व्यक्ति कौन है, आइए अभी समझते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हुआ चलता हूं कि गांधी जी को इस बात का अवगत करवाने से पहले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? तो देखिए, आप यहां पर देखिए, गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया? तो एक व्यक्ति है जिनका नाम आपने सुना होगा, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। देखिए, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को ही नहीं बुलाया, बल्कि गांधी जी से पहले वो तिलक जी को, और तिलक जी के बाद उन्होंने मदन मोहन मालवीय से भी संपर्क किया था। लेकिन उन्होंने इन दोनों नेताओं ने उस समय की जो व्यस्तता थी, उस समय की पॉलिटिकल जो उनकी व्यस्तता थी, उसके कारण उन्होंने उस चंपारण आने के निमंत्रण को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बोला हम बाद में देखेंगे। लेकिन गांधी जी के पास राजकुमार शुक्ल आए
और लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले और गांधी जी से उन्होंने वहां की समस्याओं, वहां के किसानों की बद से बदतर स्थिति के बारे में दोस्तों बताया। और इसके बाद गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि यस मैं आऊंगा। और ये समय है जब दिसंबर का समय, जब उन्होंने इनवाइट किया है और गांधी जी पहुंच रहे हैं अप्रैल में। 10 अप्रैल की वो डेट है, 10 अप्रैल 1917 का समय है। 10 अप्रैल 1917 का समय है जब गांधी जी मुजफ्फरनगर होते हुए कहां पहुंचते हैं? चंपारण पहुंचते हैं। आज तो आप देखते हैं चंपारण 2 भागों में बंट चुका है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तब चंपारण की स्थिति एक ही थी और चंपारण जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसके अंतर्गत था। ठीक, आप देखेंगे चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी ने देखा एक बड़ा जनसैलाब उनका स्वागत करने के लिए खड़ा था, क्योंकि गांधी जी को आप देखेंगे, गांधी जी को लोग मसीहा के रूप में मानते थे। गांधी जी के बारे में लोग कहते थे वो तो चमत्कारिक व्यक्ति हैं, क्योंकि गांधी जी ने पिछले 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरुद्ध लड़ते रहे और इसके कारण भारत में आने पर उनका बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ था। और जब वो इस चंपारण की धरती पर पहुंचते हैं तो चंपारण की धरती पर पहुंचने के बाद उनका स्वागत तो होता ही है, साथ ही गांधी जी का सामना होता है कुछ ऐसी बुरी परिस्थितियों से। वहां पर फैली हुई गंदगी, किसानों की बद से बदतर स्थिति, और इन सभी चीजों को देखते हुए गांधी जी ने पहले डिसाइड किया कि हम समस्याओं को समझते हैं, इसके बाद अपने एक्शंस देंगे। तो इसी बीच जो चंपारण का और उस इलाके का कमिश्नर है उसने गांधी जी को ये सब कुछ ना करने और चंपारण छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। गांधी जी ने उसके आदेश को मानने से इनकार कर दिया और इसी कारण कहा जाता है कि ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये पहला, गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो है ही, लेकिन गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है। यानी गांधी जी द्वारा प्रयोग किया गया पहला सविनय अवज्ञा है ये। ठीक, याद रखना, एग्जाम में ऐसे ही आपको सीधा सीधा सा ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। तो देखिए 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पहुंच जाते हैं और वहां के कमिश्नर के कहने पर भी गांधी जी उस बात को नहीं मानते कि वो उस क्षेत्र को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होते और इस कारण से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद का जो समय है, इसके बाद आप देखेंगे मजिस्ट्रेट की कोर्ट चल रही है। मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बाहर करीब 5 से 10 हजार की संख्या में किसान खड़े हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी वो व्यक्ति हैं जो उन्हें इन समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए उस समय जो वहां का आप देखेंगे मजिस्ट्रेट है उसने परिस्थितियों को देखा और गांधी जी को रिहा कर दिया, बिना जमानत के ही गांधी जी को रिहा कर दिया। हालांकि गांधी जी कहते रहे कि जो भी सजा हो उस सजा को दीजिए, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्हें छोड़ा गया। गांधी जी 157 डेज चंपारण में रुके और चंपारण की न केवल वहां की जो मूल समस्या है नील की खेती की, उस समस्या को सुलझाया, बल्कि आने वाले और भी कई सारी, जैसे सफाई की समस्या है, लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, किसानों को कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि अभी तक जो राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप चल रहा था वो कुछ पढ़े लिखे उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। इस कारण से गांधी जी ने एक निर्णय लिया कि अच्छा प्रभाव किसी भी चीज का तब हो सकता है जब कोई भी आंदोलन जनता का आंदोलन बन जाए, और गांधी जी ने यह पहला प्रयोग किया जब किसानों को इस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा उन्होंने। ठीक, तो आइए चलते हैं, कुछ और बातें समझते हैं इस संदर्भ में। तो एक महत्वपूर्ण शब्दावली है जो प्रयोग की जाती है कि 3 कठिया पद्धति। कौन सी पद्धति? 3 कठिया पद्धति। यही प्रश्न किया गया है कि क्या थी 3 कठिया पद्धति जो चंपारण के किसानों को के लिए समस्या बन चुकी थी, जो चंपारण के किसानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो आइए डिटेल में समझते हैं क्या है ये 3 कठिया पद्धति क्या है। तो दोस्तों, चंपारण के क्षेत्र में जो नील बागान मालिक हैं, नील बागान मालिक, वो सारे के सारे नील बागान मालिक कौन हैं? अंग्रेज हैं। और अंग्रेजों ने भोले भाले भारतीय किसानों, बिहार के किसानों के साथ एक एग्रीमेंट किया
और उस एग्रीमेंट में लिखा था कि एक सर्टेन बहुत मिनिमम फी देकर, पैसे देकर, बहुत मिनिमम पैसे देकर इन लोगों, इन किसानों के खेतों में जो खेत का 1/3 3/20वां भाग है, जिसे हम बोलते हैं, जैसे आप देखें कोई भी 1 बीघा का खेत होता है तो 1 बीघे के खेत में 20 कट्ठे, 20 कट्ठों से मिलकर 1 बीघा बनता है। इस तरह से 20 कट्ठों से मिलकर 1 बीघा बनता है, ठीक। और 1 बीघे के का तीसरा जो पार्ट है, यानी 3/20वें भाग में, 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती की जानी, खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। ये कौन सा अनिवार्य था? ये क्या था भाई? ये तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। अब किसानों को ना चाहते हुए भी ये नील की खेती करनी पड़ती थी। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप जानते हैं कि 1859 का वो समय, बंगाल प्रेसिडेंसी का ही पूरा समय, जब बंगाल प्रेसिडेंसी में नील विद्रोह हुआ था, याद है? नील विद्रोह आपको याद होगा। तो ये नील कीज का विद्रोह का समय यहां से नहीं है। ये नील की खेती, नील का विद्रोह उस समय से हो रहा है 1859 से। आगे चलते हुए 1908 का जो समय है, तब से किसानों ने इस खेती का बड़े स्तर पर विरोध करना शुरू कर दिया था। कब से? 1908 के समय से आप देखेंगे इसको लेकर विरोध होना शुरू हो गए थे बड़े स्तर पर, ठीक। अब देखिए, कोई भी जो 3/20 भाग है, आप सोचिए कि किसानों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन उन्हें 3/20वें भाग पर अनिवार्य रूप से 1 बीघे के तीसरे 3/20वें भाग, 1 बीघे में आपको मैंने बताया 20 पार्ट होते हैं, 20 कट्ठे का मिलाकर 1 बीघा, और उसमें 3 कट्ठे आपको करना ही करना था, 3 कट्ठे में खेती, ठीक। तो अब देखें, तो 3/20वें भाग में खेती हो रही है, किसानों के पास अपना अनाज उत्पादन नहीं हो पा रहा है जिससे उनका अपना पेट भर सके, लेकिन उन्हें नील की खेती करनी ही करनी है। इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सभी प्रकार की स्थिति उनकी कमजोर थी। और इसी बीच आप देखेंगे तो ये तो सामान्य सा एक प्रकार का दिख रहा हमें समस्या, लेकिन आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा ये चीजें चलन में नहीं है। हमारे इतिहास में भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई जाती, लेकिन आपको मैं 1-2-3 चीजें ऐसे बताता हूं जो आपको एकदम एग्जैक्ट अलग तरीके से आपको अनुभव करवाएंगे कि ये समस्या कितनी बड़ी थी। देखिए, जैसे एक समस्या है अबवाब कर लिया जाता था इन कर। ये क्या है भाई? अबवाब कर क्या है? अबवाब कर एक प्रकार का ऐसा टैक्स था जो अंग्रेज बागान मालिक लेते थे उस क्षेत्र में। किससे? उन किसानों से। किस प्रकार से लेते? एक तो टैक्स आप समझ लो कितना लेते हैं, ये पहले ये बात भी समझते हैं। और देखिए टैक्स कितना लेते थे, यानी जो रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू जो लेते थे, जो लैंड रिवेन्यू यानी भू राजस्व जो लेते थे, जो लैंड रिवेन्यू है जिसे हम भू राजस्व कहते हैं, वो भू राजस्व की दर यहां पर कितनी थी? 70% से भी अधिक थी, या 70% के आसपास रहा करती थी। कभी 70% के आसपास ये लोग लेते थे भू राजस्व, ठीक। उस क्षेत्र से सोचिए, अगर 100 रुपए मैंने कमाया तो उस 100 रुपए में से 70 रुपए ले लिए गए सरकार द्वारा या फिर बागान मालिकों द्वारा, तो मेरे पास क्या बचा? ठीक। इस कारण आप देखेंगे इनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। और आप देखिए 70% भू राजस्व ले गए। अब देखिए अबवाब क्या है? अबवाब एक टैक्स है जो 2-3 चीजों पर लिया जाता था। आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजों पर लिया जाता है। देखियो, एक बात तो ये कि सामान्य प्रकार के यदि कोई विवाह करता था, कोई किसान के घर में किसी प्रकार का कोई विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाता था तो उसमें टैक्स लिया जाता था, ठीक। कोई विधवा का अगर पुनर्विवाह होता है तो उसमें टैक्स लिया जाता था। और इतना ही नहीं, यदि किसी बागान मालिक के पैर में किसी कारण से दर्द हो जाए, पैर में दर्द हो जाए, तो पैर में दर्द हो को ठीक करने के लिए अलग से भी टैक्स लेता था। और उस टैक्स को हम लोग घवई कहते थे। घवई, क्या कहते थे? घवई। इस तरह से आप देखें तमाम प्रकार के जो तेल, दूध, घी, इस तरह की चीजें बेचने पर भी टैक्स था। तो आप सोचिए, कुल मिलाकर इस क्षेत्र में किसानों को के अति शोषण का कार्यक्रम चल रहा था।
ठीक। और इसी बीच गांधी जी उनके मसीहा के रूप में आए, और गांधी जी आने के बाद इस बात को कानूनी रूप से उन्होंने उठाया। और फिर आगे चलकर क्या होता है, आइए देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है, और इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी में गांधी जी एकमात्र तो देखिए, इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है जुलाई 1917 में। जुलाई 1917 में इसका गठन होता है, और इसके गठन में आप देखें गांधी जी का जो रोल है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी जी इसमें अधिकतर अंग्रेज हैं, लेकिन एकमात्र गैर सदस्य के रूप में गांधी जी इसमें शामिल हैं, गैर सरकारी सदस्य। गांधी जी इसमें शामिल हैं किस रूप में? इसमें गांधी जी शामिल हैं गैर सरकारी सदस्य के रूप में। गैर, वो भी ऐसे लिखें, एकमात्र गैर सरकारी सदस्य के रूप में, एकमात्र गैर सरकारी सदस्य के रूप में। ठीक है, कौन शामिल है? गांधी जी शामिल हैं। अब देखिए, गांधी जी एकमात्र सदस्य हैं, हालांकि इनके सहयोगी के रूप में आप देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, इसके अलावा आप देखेंगे कृपलानी जी हो गए, इसके अलावा बृजकिशोर प्रसाद हो गए, और तमाम लोग और हैं, पारिख जी हो गए, कई सारे लोग हैं जो इनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं गांधी जी के। लेकिन गांधी जी एकमात्र ही सदस्य, गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल थे। तो आप पूछेंगे दूसरे कौन लोग थे जो इसके अध्यक्ष के पद पर हैं या और अन्य पदों पर हैं? तो वो सारे के सारे आप देखें उस क्षेत्र बंगाल और बिहार, खासकर बंगाल बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्र के जो गवर्नर हैं उनको रखा गया, उप गवर्नर उनको रखा गया, इसके अलावा आईसीएस के बहुत सारे अधिकारियों को रखा गया। और इस प्रकार से ये 7 मेंबर वाली एक कमेटी बनी, जिसमें गांधी जी का महत्वपूर्ण रोल है। और साथ ही देखिए, इस कमेटी के सुझाव, इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस क्या दिए, सुझाव क्या दिए? तो इस कमेटी ने सुझाव दिए, और उस सुझाव के आधार पर ही चंपारण के किसानों से जो एक्स्ट्रा वसूली की गई थी उसमें से 25% पैसे अंग्रेजी बागान मालिकों को वापस करना पड़ा। ठीक, वापस करना पड़ा है 25%। ठीक, और इसके अलावा देखिए एक दो बातें और जो डिटेल हैं वो आपको समझनी होगी। 25% क्या करना पड़ा? 25% जो अधिक 25% लाभ वापस करना पड़ा किसे? अंग्रेजों को, खासकर जो उस समय के बागान मालिक हैं उन्हें 25% लाभ के रूप में वापस करना पड़ा। इसके अलावा इसी के रिकमेंडेशंस के आधार पर एक काम और होता है, और वो काम कौन सा है? वो काम है एग्रेरियन कमेटी का गठन हो गया था, और इसके बाद जो है एक चंपारण जो एग्रेरियन एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया? चंपारण एग्रेरियन एक्ट, चंपारण एग्रेरियन अधिनियम एक्ट, दैट मीन्स अधिनियम लाया गया। कब लाया गया भी? 1918 में लाया गया। और इस अधिनियम द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं। आइए चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या काम होते हैं। तो देखिए, चंपारण एग्रेरियन अधिनियम 1918 में क्या प्रावधान थे, इन बातों को समझते हैं। तो पहला प्रावधान तो हमने यही समझा कि इसमें यह व्यवस्था थी कि इस जो एक्ट, जो व्यवस्था है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम किस रूप में जानते हैं? जिसे हम जानते हैं कि जो ये व्यवस्था है चंपारण के किसानों की, उस व्यवस्था तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया जाए। तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया, पद्धति को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा, किसानों को जो उनके ज्यादा उनसे पैसे वसूले गए थे उसका 25% उन्हें वापस कर दिए गए, बात है ही। ठीक है, और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आपको और देखनी है कि आखिर ऐसी क्यों स्थिति उत्पन्न हुई कि तिनकठिया पद्धति को इन्होंने बंद कर दिया। इतने अंग्रेजों के द्वारा ये जो काम किए जा रहे हैं,
ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज इतने आसानी से सब चीजें मान जाएंगे। तो चलिए इसके पीछे असली कारण क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए 19वीं शताब्दी का समय है, शुरुआत का 19वीं शताब्दी के शुरुआती समय में क्या हुआ है, तो जर्मनी में क्या किया गया, जर्मनी में आधुनिक प्रकार का मॉडर्न तरीके की रंग को खोजने की पद्धति खोज ली गई, जिसमें जो नील की पद्धति, नील जैसा जो कलर होता था जो हम रंगों कपड़ों में यूज करते थे, उस प्रकार के रंग का प्रयोग को भी जर्मनी में खोज लिया गया, जर्मनी में खोजा गया। ठीक है, अब जब जर्मनी में खोज लिया गया है तो इस प्रकार की जो यहां से पेड़ों के द्वारा जो नील का उत्पादन होता है उसकी मांग बहुत ज्यादा यूरोप में, और चूंकि ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहा था तो उस समय उसकी मांग हो चुका था, वहां पर कपड़ों की जो इंडस्ट्री थी उसमें मांग कम हो गई, क्योंकि सिंथेटिक प्रकार की जो कलर हैं वो आ चुके थे मार्केट में। और इस कारण भी ये जो बागान मालिक हैं उनको ये बहुत लाभदायक धंधा अब नहीं रह गया था, वो भी बंद करना चाहते थे, वो भी इस धंधे से निकलना चाहते थे, और ये अच्छा मौका मिला, वो इस धंधे से निकल गए। और इस तरह से ये क्या हुआ यहां पर, तो सिंथेटिक रंगों की खोज हो चुकी थी, ठीक है, हो चुकी थी, सिंथेटिक रंगों की खोज हो चुकी थी। और इस कारण से ये जो नील की खेती है ये बहुत लाभदायक नहीं रह गई थी। इस कारण से अंग्रेजों ने इस बात को चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया और मात्र 25%, सोचिए बहुत बड़ी रकम नहीं दे रहे अंग्रेज, केवल 25% रकम ही वापस कर रहे हैं जो अभी तक इन्होंने इलीगल तरीके से लूटा था। ठीक है, तो ये बात हमने समझा। और इस तरह से बागान मालिकों को क्या करना पड़ा, इस काम को अपने हाथ धोना पड़ा, काम समाप्त हुआ। तो चलिए, और किसान जो हैं, जो भी चंपारण के किसान हैं, उनको इस समस्या से निजात मिली, और अब चंपारण के किसान तिनकठिया पद्धति करने के लिए किसी प्रकार से मजबूर नहीं होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि गांधी जी का ये पहला आंदोलन है भारत में, और ये पहला आंदोलन ही नहीं, गांधी जी के शुरुआती तीनों आंदोलन सफल हुए, चाहे वो चंपारण आंदोलन हो, चाहे वो खेड़ा का किसान आंदोलन हो, या फिर वो अहमदाबाद मिल वाला आंदोलन हो। तो ये तीनों शुरुआती जो आंदोलन है तीनों सफल रहे हैं। आइए समझते हैं चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव हमारी राजनीति पर क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव इंडियन नेशनल कांग्रेस पर क्या पड़ा, और चंपारण सत्याग्रह किस प्रकार से भारतीय समाज और लोगों को प्रभावित करता है। तो पहली बात यह समझनी है कि चंपारण सत्याग्रह ने कांग्रेस के स्तर पर क्या किया, तो पहली बार राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसमें किसानों को शामिल किया। राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों को शामिल कर लिया, शामिल किया गया। अब देखिए, अगर किसान शामिल होंगे तभी तो राष्ट्रीय आंदोलन वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ले पाएगा। यदि मजदूर शामिल होंगे तभी तो राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ले पाएगा। यदि मध्यम वर्ग शामिल होगा तभी तो राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ले पाएगा, या राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय हो पाएगा। केवल कुछ उच्च पढ़े लिखे लोगों के आंदोलन में शामिल होने से कोई भी आंदोलन सफल भी नहीं होता, और वो उसको जो है विस्तार भी नहीं मिलता। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, इससे आगे के आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा। आगे के आंदोलनों पर लोगों को एक बात समझ आई कि गांधीवादी ये जो तरीका है अहिंसक भी है, और सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा पर आधारित ये जो व्यवस्था है, इससे हम बिना हिंसा के आसानी से अपनी बातों को अंग्रेजों से मनवा सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से क्या बात, इसमें दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, तो राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों को शामिल किया गया। और दूसरी बात, कांग्रेस की सदस्यता में भी बढ़ोतरी हुई। तीसरी बात अगर देखें तो किसानों की स्थिति ठीक हुई, किसानों की स्थिति बेहतर हुई।
तथा उन्हें भारतीय राजनीति और खासकर गांधीवादी तरीका, उन्हें गांधीवादी राजनीति के गांधीवादी तरीके में विश्वास हुआ। ठीक है, गांधीवादी तरीके में उन्हें भरोसा हुआ। ठीक, तीसरी बात और क्या, चौथी बात और क्या हो सकती है? चौथी बात यह हो सकती है कि इस चंपारण सत्याग्रह से भारतीय लोगों को एक आशा बनी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ जो इन जमीनी स्तर पर जो समस्याएं हैं उनसे अब हम निपट सकते हैं, उनसे आसानी से हम सुलझ सकते हैं, और उसके लिए हमें एक चमत्कारिक व्यक्तित्व का व्यक्ति मिल चुका है जिसे गांधी कहते हैं। और वो गांधी से, जब गांधी जी हैं, जो गांधी से महात्मा गांधी बनने का जो प्रोसेस है यहीं से शुरू हुआ है, चंपारण से। क्योंकि चंपारण में गांधी जी ने 3 महिलाओं को देखा और उनकी स्थिति बहुत बदतर थी, और गांधी जी ने वहीं पर उन्होंने घोषणा की, उन्होंने भी मन ही मन इस बात को ठाना कि अब वो भी, क्योंकि गांधी इससे पहले प्रॉपर ग्रामीण किसानों के साथ संपर्क में नहीं थे, इस कारण से उन्हें ग्रामीण स्थिति का वास्तविक आकलन नहीं था। अब यहां पर गांवों में आए, उन्होंने देखा गंदगी इतनी सारी है, इतनी सारी समस्याएं हैं, तब गांधी जी ने यहां पर निर्णय लिया कि अब वो भी बहुत ही सादे तरीके से रहेंगे और सामान्य जीवन जिएंगे। तो ये गांधी जी के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारतीय किसानों के लिए भी आंदोलन महत्वपूर्ण है। तो आगे चलते हैं, इसमें और कुछ बातें हैं नहीं। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव हमने देखा। तो ये गांधी जी को महात्मा गांधी बनाने वाला आंदोलन है, जन आंदोलन कर लीजिए, आंदोलन है। तो देखिए, आपने इस बात को समझा कि एक छोटी सी घटना किस प्रकार से एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखी जाए तो कितनी सारी चीजों को प्रभावित कर सकती है, कितनी सारी चीजों में परिवर्तन ला सकती है, और लोगों की मन स्थिति भी चेंज हो सकती है, उनकी जो मेंटालिटी है, उनकी सोच है, उसमें भी बड़े स्तर का बदलाव देखा जा सकता है यदि सही प्रकार का लीडर उन्हें मिल जाए। तो देखिए, यहां पर किसानों को एक जो है उन्हें आत्मनिर्भरता, उन्हें जो है आत्मविश्वास उन्हें आया। इस तरह से चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला और भारतीय किसानों से संबंधित ये पहला आंदोलन है जो पूरी तरह सफल रहा। ठीक, तो आज के सेशन को यहीं रोकेंगे। अगले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं असहयोग, जो हमारे पास खेड़ा सत्याग्रह है, ठीक है, और अहमदाबाद मिल आंदोलन, उनको दोनों को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।